नमस्कार मित्रों, राकेश अचल आपका पुराना साथी, पुराना दोस्त, और हर बार की तरह हर एक नए मुद्दे पर आपसे बातचीत की कोशिश और वही निवेदन कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगे तो मित्रों में शेयर करें, और बहुत कृपावंत हैं तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती रहें जो आपके मन में भी हैं, आप भी कहना चाहते हैं, लेकिन या तो आपके पास अवसर नहीं है और या आप संकोच कर जाते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपके मन की बात कर रहा हूँ। मैं अपने मन की बात थोपता नहीं, करता नहीं। मुझे लगता है कि जो मैं बात करता हूँ वो आप सभी मित्रों के मन की होती होगी। मुमकिन है कुछ मित्रों के मन की बात ना होती हो, तो ये स्वाभाविक है। खैर, आज मैं बात कर रहा हूँ कि इस समय इस देश में कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या केंद्र की सरकार है। यानी मैं अगर आप संख्या की दृष्टि से देखें तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस समय देश में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका स्वरूप भी ठीक वैसा ही है जैसा कि दिल्ली में है, जैसा कि आपके दूसरे केंद्र शासित राज्य हैं उनमें है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही राज्यों में हो, उसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता हो, लेकिन दरअसल वो है केंद्र शासित सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी का एक आध मुख्यमंत्री को आप छोड़ दें, वैसे उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो सबका जो राज है वो दिल्ली से चलता है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य स्वायत्त नहीं है। वहाँ का कोई मुख्यमंत्री, उन राज्यों का कोई मंत्रिमंडल अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं ले सकता। उसको उसके लिए हमेशा केंद्र की ओर ताकना पड़ता है। पहले भी कांग्रेस के ज़माने में भी ऐसा होता रहा होगा, होता रहा है, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो पुरानी स्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक सितारा है खूब चमक रहा है। लोकसभा चुनाव में उसकी चमक दमक कम पड़ी, 400 पार नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के नेता। अपने गठबंधन के लिए, खुद के लिए भी 370 हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मेहनत में, उनकी आक्रामकता में मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी उपचुनाव या विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्राणपण से चुनाव लड़ा है। उसकी कोशिश रही है कि हर चुनाव जीता जाए, और इस कोशिश में वो जो चार बल हमारे यहाँ पुराना सनातन काल से सुनाया जाता है ना, आपने सुना होगा, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। तो अब इस बल में गोधन, गजधन, बाजधन के साथ 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 काला धन और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का धन भी जुड़ गया है। और ये सारे धन इस समय संयोग से या दैवी योग से जो है भारतीय जनता पार्टी के पास इफरात में है। दूसरे राजनीतिक दल उससे मीलों दूर है, खासतौर पर जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है कांग्रेस, जिसका कि भूत अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सिर पर पिछले 10 साल से सवार है। लगातार सफलताओं और असफलताओं के बावजूद ये भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, तो बात मैं कर रहा था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं, 1.5 दर्जन के आसपास हैं, उनमें क्या मुख्यमंत्री अपने स्तर पर अपने प्रदेश की राजनीति कर पा रहे हैं, या उनकी हैसियत भी उन्हीं उपराज्यपालों जैसी है जैसे जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा साहब हैं या दिल्ली में दूसरे उपराज्यपाल साहब हैं। उपराज्यपाल सीधे सीधे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि होते हैं, गृह मंत्री के प्रतिनिधि होते हैं। ये लोग, ये दोनों की जो जुगल जोड़ी है, जो चाहती है, जो कहती है, उसके अनुरूप ही राज्य सरकारों को अपना काम करना पड़ता है, करना पड़ रहा है। अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये बात अलग है। पिछले साल आपने देखा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो कैसे मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में भी पहली बार मुख्यमंत्री जो बने हैं मोहन यादव साहब, हालांकि वो वरिष्ठ हैं, 3 विधानसभा चुनाव पहले लड़ चुके हैं, लेकिन उनका नाम अचानक आया। वो
अपने चयन के वक्त तीसरी पंक्ति के नेताओं में बैठे हुए थे। किसी को कल्पना ही नहीं थी कि मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। या राजस्थान में शर्मा जी पहली बार चुनाव लड़े और उनकी किस्मत देखिए कि मुख्यमंत्री बना दिए गए। बनना था किसी और को, लेकिन नहीं बने। राजस्थान में के बाद आप छत्तीसगढ़ आए तो वहाँ भी जो हमारे साय साहब हैं वो सांसद थे, संसद में अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। हरियाणा में आपने देखा खट्टर साहब अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन चुनाव के ठीक 6 महीने पहले उनको दिल्ली बुला लिया गया और उनकी जगह नवाब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कमोवेश यही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है। उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों को अगर आप छोड़ दें, ये कुछ थोड़े वोकल मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ से बोलते हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि ये अपने ढंग से अपनी सरकारें चला रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये भी केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपालों की हैसियत से ज़्यादा हैसियत हासिल नहीं कर पाए हैं, या इन्हें हासिल करने नहीं दी गई है। हालांकि जो हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे माननीय आदित्य योगी हैं, इनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में ढंग से कर रही है, क्योंकि इनकी जो जुबान है वो बहुत धारदार है, कैंची से भी तेज चलती है, और उस एजेंडे को लेकर के ज़्यादा असरदार समझी जाती है जो एजेंडा नागपुर से तय किया जाता है। और इसके सुफल अभी मिले। हरियाणा हाल का ताज़ा विधानसभा का चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने वही नतीजे दिए जो पिछले साल राजस्थान में दिए थे, या छत्तीसगढ़ में दिए थे, या मध्य प्रदेश में दिए थे। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन आई और है। अब 17 तारीख को देखिए, शायद वहाँ नए मुख्यमंत्री जो भी नवाब सिंह सैनी साहब हों या जो भी हों, वो शपथ ग्रहण करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो केंद्र शासित राज्य हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे हैं, चाहे वो गठबंधन की सरकारें हों भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र जैसी, बिहार जैसी, चाहे वो स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हों, और चाहे वो केंद्र से घोषित राष्ट्रपति शासन वाले राज्य हों, दिल्ली, जम्मू कश्मीर जैसे, उन सब में वही हो रहा है जो मंजूर मोदी है, मंजूर शाह साहब हैं। होना भी चाहिए। राजनीति में जब तक इतनी एक सत्ता का एक केंद्र नहीं हो, अनेक केंद्र हो जाए, तो उसकी स्थिति वही होती है जो आज कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस में इस समय जो छत्रपों की स्थिति है वो हालांकि बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आक्रमणों को झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेतृत्व के लिए अभी भी या तो बहुत ज़रूरी बने हैं या उनके लिए एक बोझ बने हुए हैं, उनको कांग्रेस झटक नहीं पा रही है। जबकि इन 4 विधानसभा चुनाव के बाद, ये 5 के बाद, ये स्थिति तय हो गई है कि अब कांग्रेस को अपना कायाकल्प कर लेना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे कि 1969 में तत्कालीन हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने किया था। उन्होंने बुजुर्ग नेताओं को उसी तरह पर, जैसे भाजपा ने 10 साल पहले एक मार्गदर्शक मंडल बना के बुजुर्ग नेताओं को वहाँ पर स्थापित कर दिया था, ऐसी ही कुछ ज़रूरत अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी है। कांग्रेस ये करे या न करे, ये उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो हम लोग बातचीत करते हैं, हमें ये लगता है, सबको लगता है कि कांग्रेस को अब अपना कायाकल्प करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के जो घोषित अघोषित नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी मेहनत से जो कुछ हो सकता था वो लोकसभा आम चुनाव में हम लोगों ने देखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को रोका, उन्होंने कांग्रेस की जो मान प्रतिष्ठा खोई हुई थी, विपक्ष के नेता का पद ही नहीं था उसके पहले, तो वो हासिल किया, और लगातार अपनी ज़मीन को मजबूत किया। ये ठीक है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन वहाँ भी सीटें तो बढ़ी उसका मतदाता जो मत मिलते हैं उसका प्रतिशत बढ़ा। तो इस लिहाज से कांग्रेस की बढ़त अच्छी है अब पिछले 5 और 10 साल के मुकाबले। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अपने राज्यों में भी केंद्रीय संगठन का प्रभुत्व नहीं बढ़ाएगी तो उसके लिए मुश्किल होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये नब्ज पकड़ ली है, उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं,
उनकी साझा सरकारों में दूसरे दलों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे सदस्य हैं, लेकिन उन सबको गवर्न करने वाली एक ही केंद्रीय सत्ता है जो दिल्ली में बैठती है। इसलिए आप ये मान कर चलिए कि किस राज्य में क्या हो रहा है, इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितने कि हमारे केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं। अब रक्षा मंत्री का तो नाम मैं नहीं लेता, क्योंकि उनको इशारे पर भाजपा की कोई सरकार नहीं चल रही है, कोई मुख्यमंत्री नहीं चल रहा है। जो चल रहे हैं सब मोदी शाह की जोड़ी के इशारे पर चल रहे हैं। तो इन राज्यों में अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, इन राज्यों में अगर बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार को ही माना जाना चाहिए। अब कल ही आप देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है उसके साथ वहाँ सरकार चल रही है। दूसरे एनसीपी का भी एक टूटा हुआ गुट सरकार में है, और इस मजबूत सरकार के रहते हुए उन्हीं की सत्ता जो भागीदारी करने वाली एनसीपी है, उस गुट के एक वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी साहब की सरेआम हत्या कर दी जाती है और कहीं पत्ता नहीं खड़कता। सब राज्य की सरकार कहती है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी सबको सजा दिलाएंगे। कुछ लोग मौके पे पकड़ भी लिया गया, लेकिन ये वो लोग हैं जो सिर्फ कठपुतली हैं, जिन लोगों ने सिर्फ ठेका लिया मारने का और मार दिया। लेकिन जो हत्या कराने वाले हैं, जो चुनौतियां देने वाले लोग हैं, वो तो बहुत दूर अमेरिका में बैठे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, उसका इतना दबाव नहीं है कि वहाँ से वो बिश्नोई एंड कंपनी के लोगों को पकड़वा करके प्रत्यावर्तन करा करके हिंदुस्तान ले आए। 2018 में ये गैंग के जो सरगना आज के हैं वो सब जेल के अंदर थे, लेकिन कैसे छूट गए और कैसे अमेरिका पहुंच गए और वहाँ बैठ करके अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं, इसके लिए राहुल गांधी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो केंद्र की सरकार है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन शातिर और खूंखार अपराधियों को देश से भागने न दे। लेकिन हमारी जो सरकार है वो इतनी ज़्यादा व्यस्त है, इतनी ज़्यादा उस पर काम बोझ है कि वो देश छोड़कर भागने वाले चाहे तो पूंजीपति हो ना उन्हें रोक पाती है और ना ही अपराधियों को रोक पाती है। आपने देखा कितने लोग हमारे बैंकों का पैसा लेकर के विदेशों में चले गए, उसमें कई मोदी भी शामिल हैं। तो इनको कोई नहीं रोक पाया। माल्या साहब हैं, मोदी हैं, ललित मोदी हैं, नीरज कौन से मोदी हैं वो भी हैं, लेकिन रुके नहीं। अपराधियों में तो ये आपके सामने है ही, बिश्नोई वाला ताज़ा मामला, और भी कई गिरोह हैं जो कनाडा से ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए मुझे बार बार ये लगता है कि जब पूरा देश केंद्र शासित हो गया है तो इस देश की तस्वीर बदलनी चाहिए थी। ये देश अब सर्वदलीय देश तो लगता नहीं है। 29 राज्य हैं, उनमें से 16-17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी सरकार है, उसके गठबंधन की लोगों की सरकार है, और बाकी जगह केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं। जैसे दिल्ली और कश्मीर तो प्रदेश हो गया, दादर नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। तो अब केंद्र की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून और व्यवस्था की इन गिरावट के लिए, इन वारदातों के लिए जिम्मेदारी ले। जब आप देखें कि अपराधी गिरोह जो ठेके पर हत्याएं कराते हैं, वो वारदात के बाद जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से ले सकते हैं, तो वारदातें रोकने में नाकाम सरकार को क्या ये जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से नहीं लेनी चाहिए? इसके लिए जनता दबाव क्यों नहीं बनाती? जनता ने दबाव बनाना बंद कर दिया है, और इसी की वजह है कि आप देख रहे हैं कि देश में चारों तरफ अराजकता की स्थितियां बन रही हैं। जिसके मुंह में जो आ रहा है बोल रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का आदमी हो, चाहे वो विपक्ष का आदमी हो, चाहे वो किसी संगठन का आदमी हो। अब इसी तरह से ये घर की बात मैंने की, घर के बाहर की आप बात कर लीजिए। इज़राइल और फ़िलिस्तीन, इज़राइल और लेबनान और यूक्रेन और रूस के युद्ध चल रहे हैं, और हम विश्वगुरु हैं, हम शांति के उपदेशक हैं,
लेकिन हमारी भूमिका बड़ी संदिग्ध है। हम इस युद्ध के दौरान किसके साथ खड़े हैं? मानवता के साथ खड़े हैं या अपने मित्र इजराइल या रूस के साथ खड़े हैं? ये पता ही नहीं चल रहा है। दुनिया समझ ही नहीं पा रही कि भारत है कहाँ। तो भारत की इस ढुलमुल नीति की वजह से देश के भीतर तो जो समस्याएं हैं वो तो हैं ही, देश के बाहर दूसरे महाद्वीपों में भी हमारी जो छवि है वो बहुत ज़्यादा सशंकित आशंकाओं से भरी हो गई है और इससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा इसका खामियाजा भारत की आने वाली पीढ़ियों को बहुत भुगतना पड़ सकता है। हमने देखा है वो ज़माना, जिस ज़माने को लेकर के नेहरू का ज़माना था, इंदिरा गांधी का ज़माना था, जिस ज़माने को लेकर के आज की सरकार लगातार आक्रामक रहती है, कांग्रेस पर सारे दोष मढ़ देती है। 10 साल में उसकी क्या उपलब्धियां उन पर बात कम करती है, उन पर चाराने बात करती है और कांग्रेस की बेफलताओं पर बाराने बात करती है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? अब तो आप जिम्मेदार पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, मिस्ड कॉल लगा के आप अपने पार्टी का सदस्य लोगों को बना लेते हैं। तो ऐसे में क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप देश के भीतर राज्यों में बढ़ती अराजकता, असंतोष, कानून और व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं के उत्पीड़न, बच्चों के उत्पीड़न को लेकर के जिम्मेदारी लें? मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है। खंडवा में अभी आपने देखा ताज़ा घटना है कि वहाँ एक युवती को पहले प्रताड़ित किया गया, उसका शोषण किया गया और बाद में आरोपियों ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसे जला भी दिया। अब वो जिंदगी और मौत के बीच में है, कब उसकी सांसें टूट जाए कोई नहीं जानता। यही वारदात अगर बंगाल में होती है, संदेश खाली बन जाता है, कोलकाता का बड़ा कांड बन जाता है, वहाँ के डॉक्टर तो अभी तक अनशन पर बैठे हैं। लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं, जिन्हें मैं अब केंद्र शासित राज्य कहता हूँ, वहाँ कोई वारदात होती है तो कोई उफ भी नहीं करता है, किसी का रोम भी नहीं फड़कता है। रोम फड़कने जानते हैं आप? कोई वारदात हो तो आप फुरफुरी से छूटती है, कुछ नहीं होता है। ना सत्ता पक्ष के नेताओं को कहीं इसमें लज्जा महसूस होती है और ना विपक्ष वैसे आंदोलन इन वारदातों के बाद खड़ा कर पाता है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में खड़ा करके दिखाया। तो अब स्थिति ये है कि आप कैसी सरकारों के साथ रहना चाहते हैं? उन सरकारों के साथ जो सीधे आपके प्रति जिम्मेदार हों, या उन सरकारों के साथ जो केंद्र के इशारे पर नाचती हों, नृत्य करती हों, कठपुतली सरकारें जिन्हें आप कह सकते हैं। भले ही आप वोट देकर उन्हें चुनते हैं लेकिन वो संचालित दिल्ली से होती हैं। तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए और जो भारत का गणतांत्रिक स्वरूप है उसके लिए ये जो मौजूदा स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश उन्हीं और क्षेत्र उन्हीं गिने चुने जगह होने चाहिए जहाँ की आपके पास सीधी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहाँ निर्वाचित सरकारें हैं उन्हें तो आप अपने ढंग से काम करने दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, आप काम ही नहीं करने देते। सब दिल्ली की तरफ ताकते हैं कि भाई दिल्ली से कुछ इशारा मिले तो वो आगे बढ़े। तो जहाँ ये स्वायत्तता केंद्र अपने मुट्ठी में ले लेता है वहीं से लोकतंत्र के लिए खतरे पैदा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस विषय पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है। अन्यथा क्या होगा कि अभी आपने देखा जो लेबनान और हमास वाला मामला चला इजराइल के बीच में, उसको लेकर के हिंदुस्तान के कई शहरों में जब हमले हुए लेबनान के ऊपर, इराक के ऊपर, कई शहरों में अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रदर्शन किया। अल्पसंख्यकों के नेता जो हमारे सांसद हैं ओवैसी साहब, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अब अगर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो बात बिगड़ सकती है, घर के भीतर भी घर के बाहर भी। उन्होंने तो चेतावनी दी कि भाई एक बाबरी मस्जिद आपने ढहा दी होगी लेकिन अब इसकी पुनरावृत्ति देश में नहीं हो पाएगी और अगर की जाएगी तो फिर गदर हो जाएगा। तो ये खतरनाक स्थिति है, इस स्थिति को टाला जाना चाहिए। हम समरसता के साथ जीने वाले समाज हैं। हमारा जो बहुरंग है वो इसी विविधता में है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर रहते आए हैं, रह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच इतना बेमनस्य पैदा कर दिया गया है
और ख़ास तौर पर इस वैमनस्य का जो जहर है उस तबके में है जो पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो। और यही तबका इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे को आप शतुरमुर्ग की मुद्रा में आकर के अपना सिर रेत में दे कर के आंधी टलने का इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको आंखें खोलकर बैठना होगा, आपको स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि आप अपनी हठ धर्मिता छोड़ के सबको साथ लेकर के न सिर्फ विकास के लिए सबको साथ लें, बल्कि देश पर जो बाहरी आक्रमण है, जो सीमावर्ती हमारे प्रदेश है उनसे हमारे जो संबंधों में तनाव है, उसका सामना करने के लिए भी सबको साथ लें। विपक्ष को भी साथ लें, जनता को भी साथ लें। विपक्ष बार बार डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं विपक्ष आपका शत्रु नहीं है। भाई उसको शत्रु मत मानिए, वो प्रतिपक्ष है, वो एक पक्ष है, सरकार का ही दूसरा पक्ष है। चुना तो सरकार को भी जनता ने और विपक्षियों को भी जनता ने। विपक्ष के लोग कोई बाहर से आयातित तो लोग हैं नहीं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी राय का मान सम्मान होना चाहिए, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी। अगर हम एक दूसरे को अर्बन नक्सली कहने लगे, एक दूसरे को आतंकवादी संगठन कहने लगे, तो चल गए देश और बन गए हम विश्वगुरु और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ऐसे संभव नहीं है। तो पुनर्विचार करें कि हम इस देश में इस देश की राज्य सरकारों को केंद्र शासित राज्य बना के रखना चाहते हैं या उन्हें अपने ढंग से काम करने देना चाहते हैं। जिन राज्यों में गिने चुने राज्य हैं, गैर भाजपा की सरकारें हैं, उन्हें उनका हिस्सा मिलना चाहिए। केंद्र से जो हिस्सा उनका बनता हो, टैक्स में बनता हो, आपके दूसरे मदों में बनता हो, बजट के आवंटन में बनता हो, वो मिलना चाहिए। उसमें पक्षपात की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पक्षपात करेंगे तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। जनता बहुत देर तक बेवकूफ़ नहीं बनती है थोड़ी देर के लिए बनती है, और उस थोड़ी देर में आप अपना उल्लू सीधा कर लेते तो ठीक है। अन्यथा जिस दिन आप बेनकाब होते हैं, जिस दिन आप एक्सपोज होते हैं, उस दिन आपसे हिसाब मांगा जाता है, आपका हिसाब किया जाता है। तो देखते रहिए, आने वाले दिन बहुत गंभीर दिन हैं। महाराष्ट्र के चुनाव की वजह से, महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति की वजह से, और अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं, जो युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं, उनकी वजह से। तो ये जागते रहने का समय है। जागते रहिए, सोइए मत, लोगों को जगाते रहिए। इस के साथ ही आज की बातचीत में ही समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप फिर वही लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन। देखिए, सब्सक्रिप्शन से कोई मेरे घर की दाल रोटी चलने वाली नहीं है, लेकिन चैनल चल सकता है। जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, तो अगर मेरे जो मित्र हैं वो एक मित्र 4-4, 5-5 लोग भी नए जोड़ देगा, तो ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बाकी खुदा खैर करे आप सबकी, देश की, मुल्क की, राजनीति की, राजनीतिक दलों की, जनता की। नमस्कार।